यमुना जो है, पहली बात तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, बताया था ना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो आप क्या बोलोगे? यमुना, ठीक है ना। एक तो ये, लेकिन आपसे क्वेश्चन करता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो किसको टिक करेंगे? घाघरा। याद है कि नहीं, हमने क्या बताया था? गंगा में सबसे ज्यादा पानी कौन सी नदी लाती है? घाघरा लाती है, इसीलिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? घाघरा। लेकिन लंबी कौन है? यमुना। यदि यमुना तंत्र में बात करें तो यमुना की सबसे पहले लंबाई की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले लंबाई करेंगे तो इसकी लंबाई होती 1384, कभी कभी किताब में मिलता है और कभी कभी 86 मिलता है, तो 84 और 86, ठीक। तो यमुना की टोटल लंबाई कितनी है? 1384 किलोमीटर या 86 किलोमीटर। अब बात आई भाई, ठीक है सर, यमुना नदी के ये हो गया, आपने ये बता दिया, चलो इधर यमुना नदी हमने लिख दी, इधर ये लिख दी यमुना नदी। तो भाई यमुना नदी का उद्गम सबसे पहले हम बात करते क्या करेंगे? उद्गम मतलब ओरिजिन, ठीक है ना। ओरिजिन कहां से होता है हमने बताया था। अच्छा एक चीज होता, गंगा का ओरिजिन कहां से हुआ था? गंगोत्री। तो ऐसे यमुना का उद्गम होगा यमुनोत्री से। कहां से होगा? यमुनोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम क्या है? अरे भाई बात नहीं, कौन बात कर रहा है ये? इसका उद्गम जो है क्या, अरे उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। ये देखो, इसका जो उद्गम है भैया वो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहां से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर। अब लिखेंगे नहीं भाई, पेन रखो, कॉपी, लिखना नहीं। जिस दिन लिखना होता है उस दिन हम बता देते हैं, आज नहीं लिखना है। इसका उद्गम कहां से होता है? ग्लेशियर बताया था ना। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ की विशाल चट्टानें जो गर्मियों में मेल्ट होती हैं और जिनसे नदियों को पानी मिलता है, ठीक है ना। एक चीज ये याद रखना। तो अब इसके बाद में बात करूं, इसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर का प्लेस कौन सा पड़ता है? तो प्लेस है वहां पे बंदर पूंछ। कौन सा प्लेस है? बंदर पूंछ, ठीक है ना। जैसे हमने बताया था गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से, ऐसे इसमें उद्गम में क्या बोलोगे? यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूंछ नामक स्थान से यमुना नदी निकलती है, ठीक है ना। कहां से निकलती है? हाँ, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूंछ। अब बात आई कि सर ये यमुना नदी जो उद्गम होता है, जैसे वो होता था उत्तराखंड से, वो भी होती थी, ये भी कहां से निकलेगी? उत्तराखंड से। लेकिन उसका उद्गम होता था उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से। कहां से होता था? गंगा का। और इसका होगा गढ़वाल जनपद से। कहां से होगा? गढ़वाल, ठीक है ना। तो इसका उद्गम जो होगा उसका जिला कौन सा होगा लाला? तो इसका जिला होगा गढ़वाल जनपद। कौन सा जिला होगा? गढ़वाल जनपद, ठीक है ना। अब बताओ भाई, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती थी? 28। कल लिखाया था लास्ट पॉइंट, कितने जिलों से? 28 जिलों से होकर बहती है, ठीक है ना। ऐसे हमारी यमुना नदी जो है, यमुना नदी यूपी के 20 जिलों से होकर बहती। कितने जिलों से? 20 जिलों से बहती है। कितने जिलों से लाला बहती है? 20 जिलों से होकर बहती है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है ना? ठीक, चलो बढ़िया। उत्तराखंड से निकलेगी, उत्तर प्रदेश में आएगी, चार्ट देखो ये। तो एक बार जरा यमुना नदी का उद्गम अपने आप से पढ़ो, जैसे हमने सिखाया था। पढ़ो एक बार सब लोग साथ में, भाई सब लोग पढ़ो ना। हाँ ऐसे बोलोगे, देखो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के, क्या बोलोगे? उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूंछ नामक स्थान से होता है, ठीक है ना। तो ओरिजिन इसका कहां से होता है? आप कहोगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक जिला है गढ़वाल जनपद सर, और वहां पे ग्लेशियर है कौन? यमुनोत्री। और प्लेस है बंदर पूंछ। यहां से अपनी निकलती है यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। बात क्लियर हो गई ना? अब लाला इधर आ जाओ। ये यहां से भैया हमने क्या कर दिया, यहां से निकाली कौन सी नदी? सर ये नदी निकली अपनी यमुना। कौन निकली? यमुना। तो जब यमुना निकली तो सर ये प्लेस कौन सा होगा? तो हम कहेंगे ये सर प्लेस होगा यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन होगा? यमुनोत्री ग्लेशियर होगा। और यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थान कौन सा होगा? सर बंदर
बंदर पूंछ कौन होगा? बंदर पूंछ। अब यहां से नदी ये निकलेगी भैया, यहां से नदी जैसे आगे बढ़ी लाला ना, यहाँ पे एक प्लेस पड़ता है, यहाँ पे सबसे पहले प्लेस पड़ेगा जिसका नाम है डाक पाथर। कौन नाम है? डाक पाथर। प्लेस कौन पड़ता है? डाक पाथर पड़ता है। डाक पाथर कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। कहाँ पड़ेगा? और जैसे ही डाक पाथर के पास पहुंचेगी और एक नदी इसको ज्वाइन करेगी, आके एक नदी आएगी और यमुना को क्या कर लेगी? ज्वाइन कर लेगी। मतलब क्या होगी? सहायक नदी। तो इस नदी का लाला नाम क्या है? तो इस नदी का नाम क्या है, जल्दी से बताओ। तो इस नदी का नाम इलाहाबाद प्रयागराज के पास एक बताई थी, क्या? टोंस या तमसा। लेकिन हमने भी ये बताया था, कभी भी ऐसे पूछे कि टोंस या तमसा किसकी सहायक नदी है, तो बोलोगे गंगा। लिखाया था ना, प्रयागराज के समीप मिलती है, पठारी क्षेत्र से निकलते। लेकिन यदि पूछे केवल टोंस नाम दे, तमसा नहीं, तो ये टोंस केवल नाम दे तो यमुना टिक करोगे, तब गंगा नहीं करेंगे। गंगा में ऑप्शन स्लैश लगा के तमसा भी लिखा होगा, और ये केवल टोंस लिख के आता है तो आप यमुना की करेंगे। तो ये कौन सी सहायक नदी हो जाएगी? टोंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टोंस। आगे बुआ जैसे आगे बढ़े, ठीक है ना, आगे जैसे बढ़े तो यहाँ पे प्लेस पड़ता है लाला कौन? यहाँ पे प्लेस पड़ता है, आप कहोगे सर यहाँ पड़ता है भाई सहारनपुर। क्या पड़ता है? सहारनपुर पड़ता है। अब फिर हम कहेंगे गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती थी? बिजनौर। कहां से करती थी? बिजनौर। और फिनिश कहां करती थी? बलिया। कहां करती थी? बलिया। लेकिन ये नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? सहारनपुर। क्लियर है ना? तो ये सहारनपुर के आगे क्या लिख देंगे सर? यूपी में प्रवेश लिख देंगे लाला। ये हो गया यूपी में प्रवेश हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे ये नदी आगे बढ़ी सहारनपुर के बाद, ठीक है ना, जैसे ही बढ़ी तो एक प्लेस पड़ा जिसका नाम था पानीपत। क्या पड़ा? पानीपत। भैया युद्ध पढ़े होंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है ना, पानीपत का तृतीय युद्ध, 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526, 21 ऑफ अप्रैल 1526, ठीक है ना। और ये युद्ध, हाँ क्या चीज? किसके? लाला थोड़ा गलत पढ़ लिए हो। 1526, 27, 28, 29 ना, वो बाबर आवारा है, वो लड़े रहा है इस युद्ध। हाँ, वो बाबर द्वारा लड़ेगा युद्ध। पान खा चल घर, पानीपत खानवा चंदेरी घाघरा, 26, 27, 28, 29। ओके, हाँ, हम जरूर सेटिस्फाई कर देंगे। देखो हम ये के लिए पैदा हुए हैं, मतलब जो है यदि हम सेटिस्फाई न तुमको कर पाए, सेम हम बता रहे हैं भाई, केवल 3 महीने बाद वो भी तुमको ऐसे ही सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल भाई, धीरे धीरे अपने गुण देंगे हम उसको, अपना चेला बनाएंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करो, धीरे धीरे चीजें सीखता है। हमारे भी गुरु एक थे, वो भी हमको बस समझाए, उनके सामने पढ़ाया करते थे। कमियां गुरु तुरंत निकाल लेता, क्या क्या ये कमी कर रहा है, फिर हमको बताए तरीके, वो बताए कि कैसे पढ़ाना, कैसे बच्चा सेटिस्फाई होगा। सबसे पहली बात तो होता है कि बोले कि वॉइस जो होनी चाहिए एकदम आपकी क्लियर होनी चाहिए, वॉइस में झंझनाहट, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। आज इसकी ये कमी थी थोड़ी, इसकी वॉइस में झंझनाहट थी, धीरे धीरे सही हो जाएगा। वो होता है फर्स्ट क्लास, मैंने यही देखा कि पहली क्लास में पढ़ा रहा कांप नहीं रहा, सबसे अच्छा मुझे ये लगा, नहीं तो भाई मेरे तो हाथ और पैर सब कांप रहे थे। ये होता है, जेन्युइन है। अब फिर 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब थोड़ी नहीं कांपेगा, अब कांपेगा तो भाई बुढ़ापा आ जाएगा, अब नहीं कांपेंगे तब तो या तो पार्किंसन हो जाए रोग। पार्किंसन रोग होता है ना, जिसमें क्या होते हैं, हाथ ऐसे ऐसे कांपा करते हैं, उसको पार्किंसन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ A to Z समझो, दुकान में नहीं लिखा रहता A to Z जनरल स्टोर, वैसे यहाँ समझो A to Z हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, इंग्लिश बस ज्यादा पूछना
आगे देखो, पानीपत प्लेस पड़ता हरियाणा में। पूछा जाता है कि पानीपत जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761। पहला युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इज द लास्ट शासक था, ठीक है ना, लास्ट शासक था कौन से, लोदी वंश का, या दिल्ली डायनेस्टी का लास्ट शासक था। दिल्ली सल्तनत में आता तो लोदी वंश अंतिम वंश था, और लोदी वंश का ये अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। एक खूबसूरत सा क्वेश्चन बनता है इब्राहिम लोदी से क्या, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। पानीपत प्लेस कहां पड़ता है, हरियाणा में। कहां पड़ता है, यही पानीपत में ही तीनों युद्ध लड़े गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन से वंश का था, लोदी वंश का। लोदी वंश का अंतिम शासक था, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। और प्यारा खूबसूरत ये क्वेश्चन बनता है कि पूरी दिल्ली सल्तनत, भाई साहब पढ़ लो, पूरी दिल्ली सल्तनत, कोई भी दिल्ली सल्तनत का शासक रणभूमि में नहीं मारा गया, लेकिन इब्राहिम लोदी रणभूमि में मारा गया। तो ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन क्या, कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो रणभूमि में मारा गया हो, गिरा के मार कूट दिए गए और वहीं निपट गए। समझ गए ना। इसके अलावा कोई भी रणभूमि युद्ध लड़ा, भाग गए, ऐसा नहीं होता। पहले शासक होते थे, क्या होते थे, ऐसे जैसे कि तुम कमजोर हो, लड़ते रहे और तुम नीचे गिर गए, तो फिर तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाते थे, निहत्थे पे मतलब क्या कहते, जाओ मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, दोबारा शकल न दिखाना। देखे होंगे सीरियल, ठीक है ना। और बाद में दोबारा तुम उठाए बेटा तो सर कलम। इब्राहिम लोदी ये भगाने वाला नहीं, सीधे निपटा दिया गया था। ऐसे पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में, प्रथम युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को लथेड़ दिया था, तुमको बता रहे हैं। मोहम्मद गोरी की वो हालत से दशा समझ लो, धूल चाट रहे थे, जमीन में पड़े। पृथ्वीराज चौहान, नाम चौहान है, बोला भाई ऐसा है, जा भारत में दोबारा शकल न दिखाना आके, आज जीवन दान दे रहे, दोबारा आए तो छोड़ेंगे नहीं। अब मोहम्मद गोरी आया, दोबारा इनको निपटा के चला गया पृथ्वीराज चौहान को। तुम बेटा दे सकते हो, हम नहीं देंगे तुमको मौका, नहीं तीसरी बार तुम हमारा छांट दोगे। समझ गए ना। हाँ पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ तो अकबर हेमू के बीच, किस किस के बीच हुआ था, अकबर हेमू। 1556, देखो रियलिटी ये है, 1542 में बंदे का जन्म होता है, पता ही होगा। बाबर का अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542। किसका लड़का था अकबर, हुमायूं का। अरे वाह, टैलेंट है, ठीक है ना। हुमायूं का लड़का था अकबर, किसका था, हुमायूं का लड़का था अकबर। और हुमायूं अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ा भाई था, हुमायूं कामरान, हिंदाल, अस्किनी, 4 भाई थे बाबर के लड़के थे चारों, और इसमें सबसे बड़ा था हुमायूं। बड़े ही जिंदा दिल का आदमी था, मतलब बड़ा निर्मम स्वभाव का आदमी एकदम। बोला बाबर ने बोला कि ये लो राजगद्दी तुम्हारे हाथ, बोला नहीं हमको बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे भाई कुढ़ेंगे। अपने भाइयों में बराबर का हिस्सा सबको बांट दिया था कि जाओ ऐश करो जाके, लेकिन तब भी नाखुश बेचारे दुष्ट टाइप के भाई ना, वो नाखुश रहे और खुद इसका साथ नहीं दिए। तभी बेचारा कमजोर होता गया, शेरशाह सूरी मार के चला गया इनको। मार के क्या चला गया, मारता ही रहा जिंदगी भर, दौड़ा दौड़ा के, जहां पाया वहां मारा इनको। इनका कहा जाता ब्लैक स्पॉट। हुमायूं की लाइफ का ब्लैक स्पॉट कौन था ना भाई, शेरशाह सूरी। हर जगह दौड़ाया इसने इसको, लास्ट में बेचारा भाग गया। जब भाग गया अमरकोट में अपनी महिला को लेकर, महिला मतलब वाइफ, हाँ ठीक है ना। और वहीं पे राणा वीरसाल का सुने होगे महल, अमरकोट के राजा वीरसाल, ठीक है ना। उन्हीं के महल में एक लड़का हुआ जो महान शासकों में से गिना जाता अकबर। 1542 की घटना है। अब 1555 में फिर से सरहिंद का युद्ध लड़कर अब फिर से वापस आता है हुमायूं, यहाँ पे फिर से मुगल साम्राज्य की नींव डालता है, क्योंकि बीच में 40 से 54 ये आपका चला था सूरी वंश भारत में। 1542 में बच्चे का जन्म होता है अकबर का। अब 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया। कितने साल का लड़का है, 42 से 56, 14 वर्ष का। 14 वर्ष का बच्चा सही से देखा जाए तो मूंछों की रेख नहीं आती है, और वो पहुंच गया मैदान में युद्ध लड़ने। पानीपत का द्वितीय, वो भी किसके बीच, हेमू के साथ। हेमू एक अभिया तगड़ा शासक था हेमू। भैया एक रियलिटी आपको बताएं इतिहास का, देखो राजा यहाँ पे राज्याभिषेक हो चुका था अकबर का 1556 में।
फरवरी राज्याभिषेक के बारे में कंफ्यूजन है, फरवरी और जुलाई 2 में राज्याभिषेक हुआ था तो कंफ्यूजन रहता है, राज्याभिषेक क्लियर नहीं है कब कब हुआ। ठीक, 14 साल का लड़का क्या युद्ध लड़ पाएगा? रियलिटी ये है, इतिहासकारों ने लिखा, क्योंकि वो शासक तो बन चुका था। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे यहां से सिलेक्शन हो, टीचर चाहे जो पढ़ाने है, नाम किसका होगा? महर्षि एकेडमी। मेन कौन है? महर्षि एकेडमी। लोगो किसका है? तो राजा कौन है? अकबर। लड़े कोई भी जाकर। वास्तव में पानीपत का द्वितीय युद्ध देखा जाए तो अकबर ने लड़ा ही नहीं था, रणभूमि में ही नहीं गया था। गया था कौन? बैरम खां, उसका संरक्षक। उसके पापा का भी संरक्षक कौन था? और इसका भी संरक्षक कौन था? अब बैरम खां ने इसी की पत्नी के साथ निकाह, सॉरी, बैरम खां की पत्नी के साथ अकबर ने निकाह कर लिया था बाद में, जब बैरम खां को देश निकाला दे दिया गया था। समझ गए ना? ये अकबर था, अकबर घटरी जैसे। और वो समय है, मोहब्बत का न कर दे, यही कहते हैं ना, मोहब्बत कभी ऐसे छत नहीं दे पाते। अरे हम अलग से दे देते, जाओ तुम 4 छत दे रहे हैं तो हमारी ही छत में जरूरी है सो। ऐसा नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं, छत देने के लिए। ये सब ये निकाह करने में बड़े माहिर थे। ईडान नंबर 1 के फिरोज समझो इनको, समझ गए ना? हाँ। खाने खाना की उपाधि थी बैरम खां को। बाद में इनका लड़का था अब्दुल रहीम, इनका लड़का अब्दुल रहीम को भी खाने खाना की उपाधि। बोले पापा तो चले गए, लाला क्या करी हो? ले तुमको उपाधि दिए दे रहे खाने खाना, तब दिया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना, इसका नाम पड़ा था। तीसरा युद्ध 1761 किस किस के बीच हुआ था? क्या लाला, हम पे विश्वास करो। हाँ, 1761 में हुआ था, 71 में नहीं हुआ था। हाँ, 71 में हुआ था। तुम उस समय देखे होगे, चश्मा नहीं लगाए होगे, अभी तुम चश्मा लगा के देखना जाके। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में हुआ था। कब हुआ था? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच। तो 3 युद्ध ये पानीपत में लड़े गए थे तीनों। ये पानीपत प्लेस कहां पड़ता है? हरियाणा में। क्लियर है ना? पानीपत कौन सी नदी के तट पर है? कौन सा तंत्र पढ़ रहे हो? यमुना। लाला आगे बढ़े। देखो इतना तुमको हिस्ट्री का ज्ञान दे दिए, कौन दे पाएगा ऐसा ज्ञान? कोई दे पाएगा? तुम बता दो लाला, दे पाएगा कोई? बस हम समझ गए कोई नहीं दे पाएगा। आगे जैसे बढ़े भाई, आगे जैसे हम बढ़े, यहां पे प्लेस पड़ा पानीपत के बाद एक पड़ता सोनीपत। कौन पड़ता है? सोनीपत पड़ता है। लाला ये भी हरियाणा में है, जितने पत हैं ना सारे हरियाणा में हैं। लेकिन लाला एक याद रखना, बागपत, बागपत उत्तर प्रदेश में है। सारे पत हरियाणा में, बागपत को छोड़कर। जैसे हमने कई बार आपको, आप नए हो बच्चे, जैसे डांस में लास्ट में अट्टम जुड़ा हो, सारे केरल में मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, फलनी अट्टम, ढकनी अट्टम, समझ गए ना? जितने अट्टम हैं आंख बंद कर लेना, लेकिन फिर देखोगे कैसे। कहावत कही जाती है, आंख बंद करके टिक, आंख नहीं, आंख खोल के, लेकिन हाँ ऐसे टिक कर देना केरल, यदि अट्टम लास्ट में लगा है। लेकिन एक अट्टम को छोड़कर कोलट्टम, कौन सा अट्टम? कोलट्टम। कोलट्टम तमिलनाडु का डांस है। कहां का है? बाकी जितने अट्टम हैं सब कहां के हैं? आपको बहुत सारी चीजें हम ज्ञान देंगे। जैसे आपको ताल लगा हो, आंख बंद करना फिर से, उत्तराखंड। ताल, ज्यादातर ताल वाली झीलें कहां हैं? नाग नागिना जय, शेष नाग, बैरी नाग, अनंत नाग, सब श्रीनगर जम्मू कश्मीर। कहां है? जम्मू कश्मीर की हैं। सरोवर वाली ज्यादातर गुजरात में आती हैं, ठीक है ना? बताएंगे बाद में। सागर वाली ज्यादातर मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। गांधी सागर, जवाहर सागर, हुसैन सागर, हिमायत सागर वहां की हैं, तेलंगाना की। हुसैन सागर, हिमायत सागर और उस्मान सागर, ठीक है ना? हाँ, खैर आ जाओ। सोनीपत भी कौन सी नदी के तट पर है? यमुना। आगे लाला जैसे बढ़े सोनीपत के, आगे बढ़े, फिर आ गया लाला बागपत। क्या आ गया? बागपत। तो भैया ये यूपी में है। अब देखो सर यहां पे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करा दिए, फिर हरियाणा में घुस गई, और फिर कहां? उत्तर प्रदेश में। हाँ लाला, ऐसा उत्तर प्रदेश शकल है ऐसी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश शकल जानते हो कैसी है? ऐसे है शकल लाला,
ये अपना उत्तर प्रदेश है, एकदम सूंडी उठाए सांड समझो। ये देखो है ना दो टांगे, और ये सूंडी उठाए है, ये अपना उत्तर प्रदेश है ऐसा। यहाँ पे सहारनपुर स्थित है, ये सोनभद्र है, यहाँ पे बलिया है, और यहाँ पे शामली है। ठीक है ना, ये अपना उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश। समझ गए ना, ऐसे देखो है उत्तर प्रदेश है कि नहीं। देखो सूंडी देखो ऊपर उठी है, ये देखो दो टांगे है ना, ये जो टांग है ये ललितपुर की है, किसकी है, ये हमारी टांग है। हाँ, हम बड़े विस्फोटक टाइप के आदमी हैं। यूरेनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, एकमात्र स्थान जहां यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर, और 3 ओर से एमपी से घिरा है। समझ लो हमारा भौकाल देखो, 3 ओर से हमको सांसद घेरे रहते हैं, एमपी सांसद को कहते हैं। समझ गए ना, एमपी एमएलए, मतलब कम हमको हल्के में ना करना तुम। चलो देखो बागपत के बाद जैसे ये आगे, तो ये उत्तर प्रदेश में है। बागपत के बाद जैसे वो आगे बढ़ी, बागपत के बाद आगे भैया कहां, हम आ गए दिल्ली। कहां आ गए लाला, दिल्ली आ गए। और दिल्ली में आ गए तो दिल्ली में यहीं पर भैया एक बैराज इस पे बनाया गया है। क्या बनाया गया, बांध बनाया गया है। ठीक है ना, अब बांध है तो बांध का काम हमने बताया था, या तो बांध का काम होगा बिजली बनाना, या तो होगा सिंचाई के लिए पानी, नहरें वगैरह निकालना। ठीक है ना, तो इस बैराज का लाला नाम क्या है, इस बैराज का नाम है ओखला बैराज। क्या नाम है, ओखला बैराज। तो ओखला बैराज कहां बना है, दिल्ली में बना है। कौन सी नदी पर बना है, यमुना नदी पर बना है। कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर है। भाई आगे बढ़े, आगे, हाँ गंगा दिल्ली नहीं आती, गंगा अपनी साइड से आ जाती है अंदर अंदर, ये थोड़ी बाहर बाहर जाती है। देखो दिल्ली के बाद जैसे आगे बढ़े, ये प्लेस आ गया भैया कौन, ये आ गया लाला मथुरा। कौन आ गया, मथुरा। ये सारे ही प्लेस पूछे जाते हैं, दिल्ली कौन सी नदी के तट पर है, यमुना। और दिल्ली के जैसे आगे यहां पहुंचे ना, यहां पे ये प्लेस, यहां पे एक नदी ज्वाइन करती है आकर, और इसका नाम है सर हिंडन। कौन सी नदी है, हिंडन। कौन सी नदी है, हिंडन। तो बताओ हिंडन किसकी सहायक नदी हो गई, यमुना की। और यही हिंडन है, ये दिल्ली है। तो दिल्ली के यहां पे एक शहर बसा है, अपने उत्तर प्रदेश का है, जिसे कहते हैं गाजियाबाद। क्या कहते हैं, सुना है कि नहीं, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। ठीक है ना, तो गाजियाबाद कौन सी नदी के तट पर है, यमुना नहीं, हिंडन। कौन सी नदी भैया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गाजियाबाद कौन सी नदी के तट पर है, तो क्या बोलोगे, हिंडन नदी के तट पर। इतनी बात यहां तक समझ में आ गई ना। मथुरा कौन सी नदी के तट पर है, मथुरा राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है, मथुरा आगरा। ठीक है ना, मथुरा से लाला आगे बढ़े, क्या आ गया, आगरा। क्या आ गया भाई, अब मथुरा के क्या फेमस है, पेड़े। क्या है, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे। आगरा के, हाँ कौन से, साउथ की तरफ से जा रहे हैं, नहीं क्या तुम कंफ्यूज हो, हमको मैप तो नहीं उल्टा लग रहा है, सूंडी तो ऊपर ही दिखा रही है। देखो समझ गए कि नहीं समझ गए भाई, ऐसे आएगी उत्तराखंड ऊपर है, ऐसे जाएगी। ठीक है ना, अब मेरे सुना, ये आगरा लाला गया, आगरा के जैसे, तो आगरा कौन सी नदी के तट पर है, यमुना। आगरा के जैसे ही आगे बढ़ी, अब भैया आ गई कौन, इटावा आ गया। कौन आ गया, इटावा आ गया। और जैसे इटावा हुआ ना लाला, वैसे इटावा के पास एक नदी यहां से ऐसे आई, यहां से, और ये इसको ज्वाइन कर लिया के यमुना को, और इस नदी का नाम है चंबल। कौन सी नदी है भैया, चंबल के डाकू फेमस है ना, चंबल। महाखड्ड का निर्माण करने के लिए कौन सी नदी भारत में फेमस, महाखड्ड का निर्माण कौन करती है, अवनलिकाओं का निर्माण कौन करती है। अब भैया मगरमच्छों का, घड़ियालों का प्राकृतिक आवास किस नदी में पाया जाता है, बहुत ज्यादा घड़ियाल पाए जाते, प्राकृतिक आवास चंबल में ही है। वहां की चंबल की घाटी तो फेमस ही है। ठीक है ना, तो ये भैया कौन सी नदी है, चंबल है। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है,
सबसे लंबी, देखो हमने लंबी बनाई ना, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चंबल। गंगा की सबसे लंबी यमुना, और यमुना की सबसे लंबी चंबल। क्लियर? अब चंबल तो फेमस नदी हो गई भैया। कहां से निकलती? मध्य प्रदेश के महू जनपद। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश का एक जनपद पड़ता है महू। कौन पड़ता है? और उसमें एक पहाड़ी है जाना पाऊ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जाना पाऊ की पहाड़ियां हैं, जहां से निकलती है अपनी चंबल नदी। अब इस चंबल में देखो, इस चंबल में भी नदियां आएंगी, इसकी भी सहायक नदियां इससे पूछी जाती हैं, ठीक है ना। एक नदी ये आएगी जिसका नाम है क्षिप्रा। कौन सी नदी है? क्षिप्रा। और यही बसा है यहाँ पे उज्जैन। कौन बसा है? लाला याद आवा कुछ? उज्जैन कौन सी नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर, ठीक है ना। अब कहोगे लाला ये महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। अब कहोगे सर एक हमने सुना है कुंभ का मेला लगता है। हाँ लगता है सर, कितनी जगह लगता है? 4 की 5? हाँ कभी कभी चारों टिक कर लेना, हर जगह शुभ चक्कर में 5 न मार दियो कि शुभ हुई जाए, चार चौथड़ा, ठीक है ना। हाँ चार चार लोग चलो काम बिगाड़ा, तो ये नहीं होता है। 4 कितनी जगह लगता कुंभ का मेला? कुंभ का मेला प्रति 12 वर्षों के बाद, और अर्ध कुंभ का मेला प्रति 6 वर्षों के पश्चात। कुंभ का मेला कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद। अर्ध कुंभ 12/2, 6 वर्षों बाद। कितनी जगह लगता है? 4। काहे के किनारे लगता है? ताल किनारे नहीं, नदियों के किनारे। तो 4 नदियां होंगी, जरूरी नहीं 4 हों, स्थान पहले सोचो। एक सर पहले लगता है वाराणसी, लगता है ना वाराणसी में। बस यही हम उम्मीदें करते थे भाई। बनारस ऑप्शन में पहला ऑप्शन लिखा होगा, और तुमको बनारस जहां देखोगे ना लगेगा भौकाली है बे, और भाई तुरंत भाई बनारस बनारस है, और तुरंत तुम टिक कर दोगे बनारस। अब 1 नंबर अपना खो के मुंह एकदम ऐसे बनाए चले आओगे, अपना जैसा मुंह लेके। नहीं कहावत कही जाती है हिंदी में, अपना जैसा मुंह बनाना। 1 नंबर चला जाएगा लाला। बनारस देवनगरी है, फेमस नगरी है, सब कुछ है, लेकिन कुंभ का प्रयोजन अपने प्रयागराज में होता है। कहां होता है? तो पहला कुंभ सर कहां लगा? किन नदियों के तट पर? कहोगे गंगा और यमुना के संगम पर। कहां लगा? गंगा और यमुना के संगम पर लगा। एक खत्म। दूसरा कहां लगा? उज्जैन। कौन सी नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर। क्लियर है ना? दूसरा ही हो गया। तीसरा सर लगता हरिद्वार में। कहां लगता? गंगा नदी मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है? तो किसके नदी तट पर लगेगा? गंगा। तीसरा भी हरिद्वार में लगता, वो भी किस नदी के तट पर? गंगा। बचा चौथा लगता है नासिक। कहां लगता है? नासिक। नासिक कहां पड़ता है? तेलंगाना। नासिक कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र। कहां है? महाराष्ट्र। अब नासिक में ही एक मंदिर है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की है, शिव जी की है मूर्ति त्र्यंबकम। और वहीं पे पहाड़ियां हैं त्र्यंबकम की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? त्र्यंबकम की पहाड़ियों पर ही स्थित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। और इसी त्र्यंबकम की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है अपनी गोदावरी। बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, और गोदावरी नदी जब यहां से निकलती है तो लाला किस नदी के तट पर लगेगा मेला? गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो अब 4 स्थान याद हो गए। चलो चारों रिपीट करो एक बार। प्रयागराज गंगा यमुना संगम, हरिद्वार गंगा, उज्जैन क्षिप्रा, और नासिक गोदावरी। 4 हो गए ना। कुंभ का मेले का प्रयोजन क्यों लगता था? क्यों लगता? आखिर कारण क्या है? एक याद है ना, देवताओं ने एक बार षड्यंत्र रचा कि उनको बताया, भगवान विष्णु ने क्या बताया कि इस समुद्र मंथन करने से क्या निकलेगा? अमृत, और तुम लोग क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। अब देवता तो एकदम देवता वही ऐसे वाले देवता, डोरा जैसे, वही गए शेषनाग भगवान का, चलो अच्छा हम हेल्प कर देंगे, रस्सी की जगह हम कर देंगे। वो अपना लपेट गए। तो कहने लगे कि अब क्या करा जाए?
कहने लगे अब ऐसे हो सकता, विष्णु भगवान ऐसे जानते थे, छबीले टाइप के आदमी। बोले ऐसा है, राक्षसों को लालच दे जाके लॉलीपॉप की बेटा अमृत निकलेगा और भाई पीने को मिलेगा, सब लोग अमर हो जाएंगे। और राक्षस तो वैसे एक ही वचन मांगते थे, अमर हो जाएं, चाहे वो भस्मासुर हो। बेचारे शिवजी भागते भागते शिवखोड़ी में जब मुंह घुस गए जाके, तब भी न छोड़ीस। तब शिवजी अपना आए, तब भी विष्णु भगवान आए, लइके मोहे वो बना के बढ़िया सुंदरी वाला। कल आओ तुमको डांस दिखाएं, ये लो डांस, कल ऐसे डांस करो, ऐसे करें भस्मासुर भस्म। समझ गए ना भाई, ऐसे कैसे भस्म कर ले? वो वही वरदान ही दे दिया रहन कि देखो ऊपर सर पे हाथ रख दोगे। शिवजी तो बेचारे भागे भागे घूम रहे। वही शिवखोड़ी में ही भस्म हुआ था, तो वहां पे आज भी उसकी राख लगी हुई है चट्टानों में। हम गए हैं वहां पे, आज भी बिल्कुल काली चट्टानें पड़ी हैं। जैसे नहीं कोई चीज जलाओ तो काला हो जाता है ऊपर, सेम वैसे। और आज भी वहां शिवजी का वो है, पता नहीं चल पाए। वहां पे भूगोल शास्त्री तक लगे और वहां पे पता नहीं लगा पाए उस शिवलिंग के ऊपर आज भी पानी कहां से आता है। ऊपर सब सूखा पड़ा, न कोई ग्लेशियर न बर्फ, और ऊपर टप 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 गिरा करता है ऊपर, जैसे ज्वाला देवी की ज्वाला, कोई पता नहीं कर पाया। और वहीं से एक गुफा सीधे गई है शिवखोड़ी से कैलाश पर्वत को। बहुत सारे लोग अपने अंग्रेजी वाले लोग, जानते हो ज्यादा ये सब खोज के चक्कर में रहते हैं, गए द्वारा आए नहीं, तो इसलिए वो गुफा बंद कर दी गई। ठीक है ना। कुंभ का मेला समझ गए कि नहीं समझ गए? सारी कहानी देखो, इतना सारा ज्ञान कौन देगा तुमको, सांस्कृतिक सामाजिक। आगे आओ, बाकी बीच में देखो, भले रुपया न दो, देखो डांस भी दिखाया तुम लोग को। देना चाहिए तुमको कम से कम, छुट्टा नहीं है, 500 की दे दो, छुट्टा दे देंगे, कल दे देंगे आके, पूरे छुट्टा दे देंगे। तो क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की। यहीं पे देखो क्षिप्रा कहां से निकली लाला, ये एमपी से। चंबल कहां से निकली? एमपी। ये भी एमपी से निकलती है। एक और नदी है एमपी वाले क्षेत्र से निकलती है, और इसकी चंबल की सहायक नदी जिसका नाम है धसान। कौन है? धसान। और एक और लाला नदी है जिसका नाम है काली सिंध। क्या नाम है? काली सिंध। तो ये बताओ, काली सिंध और धसान किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां हैं सारी। ठीक है ना। अब मेरी बात समझना, ये एमपी का क्षेत्र है। देखो ऐसे घूम कर ये नदी आएगी एमपी, फिर यहां से राजस्थान में प्रवेश करेगी, और यहां पे एक शहर बसा है राजस्थान का जिसका नाम है कोटा। कौन है? कोटा। तो राजस्थान, कोटा बड़ा फेमस है नीट टीट की तैयारी के लिए, मेडिकल की तैयारी के लिए। ठीक है ना। तो राजस्थान का कोटा शहर कौन सी नदी के तट पर है? चंबल नदी के तट पर है। और चंबल आई कहां? इटावा के समीप। किसमें मिल गई आकर? यमुना में मिल गई। बताओ इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं? फिर कॉन्सेप्ट समझो, इटावा में कौन सी नदी मिलती है आकर? चंबल। चंबल यमुना की सबसे लंबी, सही बोला करो, सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है ना। इसके बाद चंबल की सहायक नदियां क्षिप्रा, धसान और काली सिंध। ठीक है ना, कोई दिक्कत? कहां से उद्गम होता है चंबल का? मध्य प्रदेश। लिखाएंगे भी इसकी भी। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़े आगे, इतना समझ गए ना। फिगर बस थोड़ा ड्रॉ करना, बाकी कल लिखाना है, जैसे इसका लिखा था उसका भी लिखाएंगे। इटावा से जैसे आगे लाला बढ़े हम, इटावा से जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ी, वैसे एक प्लेस पड़ा। कौन पड़ा लाला? प्लेस पड़ा हमीरपुर। कौन पड़ा भाई? हमीरपुर। और हमीरपुर यहां पे नहीं पड़ेगा, आपको बता दें, हमीरपुर के पास एक नदी आती है नीचे से पठारी क्षेत्र से, जिसका नाम है बेतवा। कौन नदी है? बेतवा नदी। तो बेतवा नदी किसको ज्वाइन कर ली? तो बेतवा किसकी सहायक नदी है? और इसी बेतवा के पास यहां पे बसा है एक शहर जिसे कहते हमीरपुर कहते हैं। तो हमीरपुर कौन सी नदी के तट पर? बेतवा नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? बेतवा। आगे लाला जैसे आगे बढ़ी ये नदी, प्लेस पड़ा लाला बांदा। क्या पड़ा? और एक फिर से नीचे से नदी आई जिसका नाम था क्या? केन नदी। कौन सी नदी थी? और केन नदी के तट पर ही यहां पे कौन सा शहर बसा है? बांदा। ये बांदा जब आता है नाम ना, हमको बड़ा याद आती है इसकी। क्यों याद आती है? कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्थान जहां से हीरे प्राप्त करते हैं। हीरा यदि प्राप्त करते हैं तो पन्ना की खान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बांदा जिला से हीरा वगैरह। कह दो सर जी आज बता दियो, अब हम जा रहे हैं खाली बांदे में जा रहे हैं।
यहां रुकेंगे नहीं, शायद 2-4 हीरा मिल जाए, नहीं हीरा मिले, कोई हीरा जैसा आदमी ही मिल गया, तुमको मान लो कोई लड़की हीरोइन जैसी हीरे की चमक मिल जाए, तुम छोड़ोगे? तुम तो कहोगे बस यहीं पहले 7 फेरा ले लो आओ हो, बाद में घर चला जाए, पापा मम्मी तुम आनी जी हैं, बस यही डायलॉग मारेंगे, अबे तुम का करके आ गए हो, मम्मी थोड़ा रोएंगे, मम्मी का किया जाए, होईगा जो हो कराए, अब मम्मी आशीर्वाद दो, आगे काम खत्म। यही होता है कॉन्सेप्ट, सब तुमको सिखा देंगे, बस पढ़ने लगो, पढ़ने लगोगे, शिक्षा सारी है, बस ये लेकिन पढ़ो पहले। केन, कौन सा केन जो है कहां मिलती है? बांदा के समीप। बांदा कौन सी नदी के तट पर है? केन नदी के तट पर है। बांदा से हमेशा एक तो हीरा वाला क्वेश्चन हमेशा याद आता है कि हीरा एक तो मध्य प्रदेश की पन्ना की खान और एक तो उत्तर प्रदेश का बांदा जिला। बांदा में एक प्लेस पड़ता है राजापुर, और राजापुर की जब बात आती है तो हमको याद आ जाती है अपने तुलसीदास की। बड़ा सीधा आदमी तुलसीदास, जिनका वास्तविक नाम था राम बोला। क्या नाम था? का बोला? राम बोला, ठीक है ना। इनका वास्तविक नाम क्या था? राम बोला का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। बेचारे पत्नी से परेशान। हमने क्या बताया था? आदमी को ज्ञान की प्राप्ति पत्नी के निपटाने में होती। जब पत्नी छांटती है ना तब वही ज्ञान आता है, तब तक आदमी ज्ञान नहीं था। किसकी बात कर दें? कालिदास की बात करें, ना पसंद कर दिए गए थे भाई साहब। अपनी डाली में बैठे वही डाली काट ही रहे हैं। और कालिदास भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं भाई साहब। इतना बड़ा विद्वान, इतने सारे ग्रंथ लिख डाले, जिनमें संभवम, हलंत वाली जिनकी किताब है कुमार संभवम रघुवंशवम, ठीक है ना, जितनी सारी हलंत वाली सब किसकी हैं? कालिदास की। वही तुलसीदास, मतलब उस जमाने में यदि कोई लव की परिभाषा पूछे तो तुलसीदास अपनी पत्नी को इतना ज्यादा प्रेम कोई नहीं करता था। सच में कृष्ण भी राधा को नहीं करते थे जितना तुलसीदास करते थे। अब प्रेम में ही बेचारे एक दिन बिना बताए उनकी पत्नी भाग गई मैके। ऐसे नहीं छोड़ा था, पूरी कहानी तो सुनो। पूरी रात में भाग गए। अब जैसे तुलसीदास वापस आए काम से, उनको देखा कि पत्नी ने मिला, आसपास पूछे तो बोले कि वो मैके गई हैं। तुलसीदास इतना प्रेम, अटूट प्रेम कि बिना पत्नी के रह नहीं सके। रात को 12 बजे ससुराल पहुंचे जाके, नदी यदि पार करके इसे घूमूरा लपेट लपेट के अंगूछा अंगूछा सब, अब दरवाजा खटखटाए। राम बोला सीधे खड़े अपनी पत्नी सामने। पत्नी खरी खोटी सुना, कबे उल्लू गदहा सुअर, तुमको इतना नहीं सब्र पड़ा कि तुम एक दिन अपनी पत्नी बगैर नहीं रह सकते हो? हर नौटंकी दिखा रहे हो, नौटंकी बेइज्जती करा रहे हो। आज वाले डायलॉग बेवकूफ कहें कि ये वो, जैसे जानते तो हो ही, अब हमसे ज्यादा कौन जान सकता है। जैसे ये सब सुना तुलसीदास को बस यही बात लग गई। खल गया यार कि अब पत्नी वियोग। क्या पत्नी नाम क्या है यार तुम्हारा? छोड़ो। उसी दिन से भाई साहब उसने कसम खाई और भारत नहीं दुनिया का अद्भुत इंसान बना, दुनिया का विशेष ज्ञानी बना तुलसीदास। और लिख डाली रामायण पे टीका लिख डाला। क्या? रामचरितमानस। महाकाव्यों में से आता है। महाकाव्य महाभारत है, उसी का रामचरितमानस भी है महाकाव्य में, और उसी का छोटा रूप रामचरितमानस रामायण का। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। रामायण को लिखा था महर्षि वाल्मीकि किस भाषा में? और उसका टीका लिखा तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिख डाली, जो हम लोग 24 घंटे में पाठ करते हैं। नहीं, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होए सुखारे। आगे समझ गए ना? इतनी बात समझे कि नहीं समझे? तो भाई ये सारे ग्रंथ, इसके बाद तुलसीदास ने बहुत सारे ग्रंथ भैया लिखे, बहुत सारा नाम अपना फेमस कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी रही। अब बांदा के बाद ये हमारी नदी, ये कहानी समझ गए ना? बांदा के बाद फाइनली ये हमारी नदी पहुंची। अब पहुंची गई कहां भैया? और इधर से एक अपनी नदी आ रही थी लाला। कौन? इधर से एक नदी आ रही थी। कौन? ये अपनी आ रही थी गंगा। कौन आ रही थी? और गंगा में ही जाकर जो ये प्लेस है लाला ना, ये प्लेस है कौन? प्रयागराज। और प्रयागराज में ही जाकर जो है किसमें मिल गई? जाकर प्रयागराज के समीप जाकर, और किसमें मिल गई? जाकर
अब आगे तो भैया अब यहीं से यमुना की कहानी क्या हो गई, खत्म। अब आगे कौन बहेगी, गंगा, यमुना खत्म। तो यमुना यहां से लेकर यहां तक जाएगी और कुल दूरी कितनी, 1386 किलोमीटर। और इसमें उत्तर प्रदेश यहां से लेकर यहां तक कुल 20 जिलों में बहेगी। कितने जिलों में बहेगी, 20 जिलों में बहेगी। बताइए कोई दिक्कत इसमें, था ना आसानी में। हाँ हाँ, मैंने बोला ना, इसका जो उत्तर प्रदेश का मैप है, ऊपर वाला सहारनपुर पहले उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाता, वो हरियाणा से बॉर्डर बनाता है, फिर ये पूरा दिल्ली के पास वाला फिर हरियाणा से बॉर्डर है। तो ये दिल्ली के पास वाली एरिया है, ये वाली जो बागपत है, तो नीचे देखो दिल्ली के पास पड़ेगा जब, ठीक है ना, इसलिए 2 बार होगा। कोई दिक्कत, आज के लिए इतना, फोटो खींच लो, फिर मिलते हैं।